Hello friends. We are starting with the second prof topics और सेकंड प्रॉफ में आपको बेसिकली थोड़ा जो फर्स्ट प्रॉफ से जो सेकंड प्रॉफ में आप अगर आते हो तो आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस महसूस होगा, क्योंकि जो सेकंड प्रॉफ है आपको एक इस तरह से ओरिएंट करना पड़ता है कि आप अपनी जो फर्स्ट प्रॉफ की नॉलेज है उसको आप थोड़ा सा अपना आगे बढ़ाते हो, जिसमें आप पैथोलॉजी और उसके साथ साथ क्लिनिकल फीचर्स, कोई भी कंडीशन के क्लिनिकल फीचर्स, उसकी पैथोलॉजी और ब्रीफ में उसका मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो। तो यही टाइम होता है जब आप अपने जो बाय चांस आप मरीज़ देख रहे हो तो उस सिम्टम्स को, कोई भी कंडीशन के सिम्टम्स को आप उस मरीज़ में देखोगे, ठीक है? ढूँढने की कोशिश करोगे कि वो सिम्टम्स उस मरीज़ के साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तभी आप डायग्नोसिस करने में आपको वो हेल्प करेगा। तो सेकंड प्रॉफ में प्रेडोमिनेंटली आप अपने ओरिएंटेशन रखें कि आप जो पढ़ रहे हो वो चीज़ें आपको मरीज़ में देखनी है। कंडीशंस, जो कॉमन कंडीशंस हैं वो आपको डायग्नोस करने आना चाहिए, और यही आपका जो सिलेबस है प्रेडोमिनेंटली यही एम करता है कि आपको कॉमन कंडीशंस आपको डायग्नोस करना आना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ें आपको ट्रीट करनी है और कौन सी चीज़ें आपको दूसरे कंसल्टेंट के लिए या स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट के लिए रेफ़र करनी है। इस थोड़े से बेस के साथ हम लोग आज जो सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं वो है जीआईटी, जिसमें हम जीआईटी में कॉमन जीआईटी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? आपके सिलेबस के हिसाब से 4 या 5 मेजर कंडीशंस हैं जो आपको जीआईटी में पता होनी चाहिए, और आपके सेकंड प्रॉफ के एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चंस भी आते हैं, उस हिसाब से शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो इसलिए इन कॉमन जीआईटी कंडीशंस और कॉमन जीआईटी डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप पढ़ने की इस तरह से कोशिश करें ताकि आप जो सिम्टम्स पढ़ रहे हैं या जो फाइंडिंग्स आप किसी कंडीशन की पढ़ रहे हैं उसको आप मरीज़ों के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है? सो वी स्टार्ट विद द कॉमन जीआईटी डिसऑर्डर्स टुडे। तो अगर हम कॉमन जीआईटी डिसऑर्डर्स देखें तो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको ये 4 मेजर कंडीशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसके बारे में आपको ओरिएंटेशन होना चाहिए। जो 4 कंडीशन हैं उसमें है अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि कॉमनली हमारे आजकल के पेशेंट्स में डायग्नोज होती है जिनको जीआई सिम्टम्स होते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है? और लास्ट जो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, आप ये देखिए, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है। ठीक है? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। ठीक है? सिंड्रोम भी हो सकता है या डिसीजेस भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पढ़ना है, और ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारे आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम अपने रहन सहन देख रहे हैं या खाना पीना देख रहे हैं, तो ये 2 कंडीशंस थोड़ा सा हमारे कॉमनली अब हमारे पॉपुलेशन में पाई जाने लगी हैं। तो इवन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया और नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया भी बहुत कॉमन कंडीशन है। अगर आप कोई भी जनरल ओपीडी में बैठते हो तो आपको इन कंडीशंस के पेशेंट्स मिलते ही हैं। कॉमनली अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया और नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया का तो कॉमनली आपको ओपीडी में वो पेशेंट्स मिलेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम आप उसको डिस्कस कर सकें, और आपको पता हो सके कि उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसका क्या पैथोजेनेसिस है, किसकी वजह से ये सब कंडीशंस होती हैं, और उसका ब्रीफ में हम मैनेजमेंट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। तो प्रिडोमिनेंटली हम अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया डिस्कस करने से पहले हम एक सिंपल सा जो सिम्टम्स होते हैं कोई भी जीआई डिसऑर्डर के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये कंडीशन समझने में आसानी हो। जब भी हमारा कोई भी जीआईटी डिसऑर्डर होता है या कोई भी पेशेंट है जिसको जीआईटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? तो कॉमनली जो सिम्टम्स हैं किसी भी पेशेंट के,
वो सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है अब्डोमिनल पेन। ओके, कोई भी पेशेंट जिसको जीआई डिसऑर्डर होता है वो कॉमनली प्रेजेंट करता है अब्डोमिनल पेन, मतलब अब्डोमेन में उसको दर्द होता है या फिर पेट दर्द होता है। तो अब्डोमेन पेन के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं और कॉमनली वो कॉज जीआईटी से रिलेटेड होता है। तो कॉमन सिम्टम होता है अब्डोमिनल पेन। फिर दूसरा सिम्टम जो कोई भी पेशेंट विथ जीआईटी डिसऑर्डर प्रेजेंट करता है वो है वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। ठीक है, तीसरा सिम्टम होता है आपका कॉन्स्टिपेशन या लूज स्टूल, ओके, या लूज मोशन। ठीक है, ओके। फिर और सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे हेमाटोमेसिस। हेमाटोमेसिस मतलब जो हमारी वॉमिटिंग हो रही है उसमें ब्लड आना। ठीक है, तो ये भी सिम्टम हो सकता है। फिर हो सकता है ब्लीडिंग पर रेक्टम। ठीक है, ठीक है, मतलब लैट्रिन के रास्ते या फिर एनस रेक्टम के रास्ते जो ब्लीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग पर रेक्टम। मतलब पेशेंट आता है वो बोलता है कि मेरे मोशन में थोड़ा सा ब्लड जा रहा है, या फिर पेशेंट बोलता है कि मेरी वॉमिटस में ब्लड जा रहा है। तो ये थोड़े से कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमारे जीआई ट्रैक्ट की कोई भी कंडीशंस हैं या फिर कोई भी डिसीज़ कंडीशन है उसके हो सकते हैं। कॉमन अब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, ब्लीडिंग पर रेक्टम या हेमाटोमेसिस। तो ये सब सिम्टम्स हमारे कॉमन होते हैं जीआई ट्रैक्ट के। तो अगर पेशेंट प्रिडोमिनेंटली इन सिम्टम्स के साथ आता है तो आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है इसका जीआईटी ट्रैक्ट से कुछ रिलेशन है, या जो भी उसका प्रॉब्लम है वो जीआईटी से रिलेटेड है। तो ये कॉमन सिम्टम आप अपने ध्यान में रखिए कि जब भी कोई पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आता है तो आपको जीआईटी डिसऑर्डर्स को रूल आउट करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया की तरफ। ओके, नाउ व्हाट इज अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया और इन जनरल व्हाट इज डिस्पेप्सिया। तो डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है? ओके, डिस्पेप्सिया रिफर्स टू प्रिडोमिनेंटली, अगर हम कॉमन शब्दों में बोलें तो इट रिफर्स टू इनडाइजेशन। मतलब अगर कोई भी मरीज को इनडाइजेशन जैसे का सिम्टम हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया। डिस एंड पेप्सिया। ठीक है, डिस्पेप्सिया इज नथिंग बट इट रेफर्स टू इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन की वजह से उसको क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम है पेन या फिर अब्डोमिनल पेन। अब्डोमिनल पेन भी हो सकता है या अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। अब अब्डोमिनल पेन और अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में क्या फ़र्क है? अब्डोमिनल पेन है जिसमें मरीज़ बोलता है कि मुझे इस जगह पे दर्द हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ दर्द हो रहा है या कम दर्द हो रहा है, जिस तरह का भी है, लेकिन उसको एहसास हो रहा है कि वो दर्द हो रहा है। डिस्कम्फर्ट क्या होता है? डिस्कम्फर्ट उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेन है या एक तरह से अनईजीनेस है उसके पेट के अंदर। तो अगर पेशेंट को वो डिफरेंशिएट करने नहीं हो रहा है कि वेदर उसको पेन हो रहा है या कोई अनईजीनेस हो रही है पेट में, तो उसको हम बोलते हैं अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो अगर इंडाइजेशन के साथ है पेशेंट तो उसको आइदर अब्डोमिनल पेन हो सकता है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, या फिर बर्निंग फीलिंग इन द अपर अब्डोमेन। ओके, जैसे अपर अब्डोमेन, ये इस हिस्से को हम अपर अब्डोमेन बोलते हैं, तो उसमें एक जलन की तौर पे उसको फील होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो फील कर रहा है कि उसको कुछ अपर अब्डोमेन में जलन हो रहा है, तो ये भी एक डिस्पेप्सिया का फीचर है। ठीक है, एंड ऑफन अकम्पनीड बाय अर्ली फुलनेस, ब्लोटिंग एंड नोजिया। अब ये अर्ली फुलनेस का मतलब क्या होता है कि मरीज जैसे ही कुछ खाता है तो उसको लगता है अब मेरा पेट भर गया है। ये भी एक कॉमन फीचर है डिस्पेप्सिया का। ठीक है, कुछ भी खा रहा है या कुछ नहीं खा रहा है तो भी उसको लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फुलनेस, अर्ली फुलनेस। ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लोटिंग इज नथिंग बट, अगर समझिए उसने कुछ खाया या कुछ नहीं भी खाया तो उसे लगता है कि मेरा पेट फूला हुआ है। ठीक है, पेट मेरा फूला हुआ है। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम होता है जो मरीज आपको बताता है कि मेरा पेट ऐसा लगता है फूला हुआ है, तो दैट इज नोन एज ब्लोटिंग। ओके, और ये नौसिया क्या होता है? नौसिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम। नौसिया इज अ फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। ओके, उसको लगता है कि मुझे वॉमिट हो जाएगी, लेकिन उसको वॉमिट होती नहीं है। उस सेंसेशन को हम बोलते हैं नौजिया। ठीक है, नौजिया मतलब
उसको फील होता है कि भैया मुझे वॉमिटिंग होने वाली है या फिर मुझे उल्टी आ रही है, लेकिन वो उल्टी आती नहीं है, तो उस सेंसेशन को हम बोलते हैं नॉजिया। तो डिस्पेप्सिया इज प्रिडोमिनेंटली इंडाइजेशन, और इंडाइजेशन के ये सब सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डज अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया मीन? ये डिस्पेप्सिया इन जनरल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया? इट इन्वॉल्व्स इंडाइजेशन सिम्टम्स कॉज्ड बाय actual ulcers, okay, in the stomach lining, often from H. pylori or NSAIDs infection, ठीक है। अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया का मतलब होता है जो इंडाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है प्रिडोमिनेंटली जो स्टमक है या फिर पेट है उसके अंदर अल्सर की वजह से, ठीक है। एक्चुअली देयर आर सम अल्सर्स प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल। आप देख सकते हो कि स्टमक हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये अंदर की जो लाइनिंग होती है इसको हम बोलते हैं म्यूकोजा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं म्यूकोजा। ये हम जब हम जीआईटी की फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो लाइनिंग होती है इसको हम बोलते हैं म्यूकोजा, और इसमें अगर कोई अल्सर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अल्सर इन द स्टमक या अल्सर इन द स्टमक म्यूकोजा। तो अल्सर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अल्सर? ये एक आपको मीनिंग आपको आनी चाहिए। अल्सर का मतलब कैसे क्या होता है? जैसे आपने कॉमनली देखा होगा कि आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है। छाले का मतलब क्या होता है? जैसे आपका जो अंदर का लाइनिंग होती है ओरल कैविटी की, अगर वो बीच में टूट जाती है, देयर इज अ ब्रेकेज इन द लाइनिंग ऑफ द ओरल म्यूकोजा, तो उसको हम बोलते हैं अल्सर्स, ओके। और मुंह में जो अल्सर होते हैं उसको हम बोलते हैं एफ्थस अल्सर। इसी तरह स्टमक में जो अल्सर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। जिसी तरह अगर डियोडिनम में कोई अल्सर होता है वहां उसको हम बोलते हैं डियोडिनल अल्सर। तो ये अल्सर को अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज द डिसकंटिन्यूटी इन द एपिथेलियल लाइनिंग। इसका मतलब क्या है कि हमारी जैसे ये स्टमक है, इसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको हम म्यूकोजा बोलते हैं, और ऐसी लाइनिंग हर जगह पाई जाती है। जैसे इंटेस्टाइन की भी अलग लाइनिंग होगी, माउथ में भी अलग लाइनिंग होती है। तो अगर समझिए ये आपकी एक लाइनिंग है, ठीक है, और यहाँ पे अगर ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ तो नॉर्मल लाइनिंग है, यहाँ नॉर्मल लाइनिंग है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो गया है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं अल्सर, ठीक है। सो इट इज द डिसकंटिन्यूटी इन द एपिथेलियल लाइनिंग। जैसे हमारे मुंह के अंदर होता है एफ्थस अल्सर। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके उनके जो पैर होते हैं या फुट होता है उसमें भी थोड़े से अल्सर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डायबिटिक फुट, ठीक है। तो ये जो अल्सर है, अल्सर जैसे डायबिटिक फुट है, उसमें क्या हो रहा है, जो स्किन का लाइनिंग है, जो स्किन कवरिंग है, उसमें अगर डिसकंटिन्यूटी हो जाती है तो हम उसको स्किन अल्सर बोलते हैं या फिर डायबिटिक फुट बोलते हैं। तो एनी लाइनिंग उसमें अगर डिसकंटिन्यूटी हो जाती है तो हम उसको अल्सर बोलते हैं। तो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया मीन्स These symptoms are caused by ulcers in the stomach। जिस तरह से अगर यहाँ पे कोई अल्सर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। एंड कॉमनली अल्सर के दो कॉज हो सकते हैं, ये कॉजेज हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक में जो अल्सर होते हैं उसके दो मेजर कॉज होते हैं। एक तो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन और दूसरा है NSAIDs का मिसयूज। NSAIDs जो कि हमारे पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। ये टैबलेट्स होती हैं जो कि बहुत पेशेंट्स अपने दर्द को रिलीव करने के लिए लेते हैं। NSAIDs का फुल फॉर्म है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ओके। तो ये खासकर जैसे वो पैरासीटामोल हो गया या फिर कोई डाइक्लोफिनैक हो गया या फिर कोई एसिलोफिनैक हो गया, तो ये जो NSAIDs होते हैं ये पेन को रिलीव करने के लिए बहुत सारे पेशेंट्स लेते हैं, लेकिन ये NSAIDs हमेशा कभी कभी ये अल्सर कर देते हैं, ठीक है, जो कि पेट में अल्सर, जिसको हम अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया बोलते हैं। तो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया में एक्चुअली अल्सर्स हैं इन द स्टमक लाइनिंग एंड विच अल्सर्स आर कॉज ड्यू टू H. पाइलोरी इन्फेक्शन और NSAIDs, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है
जो भी सिम्टम हो रहे हैं पेट के अंदर वो अल्सर की वजह से हो रहे हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। ठीक है, तो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया में दो डिसऑर्डर्स हमें अच्छे से डिस्कस करना है। वन इज योर गैस्ट्राइटिस, ओके, अनदर इज द पेप्टिक अल्सर डिसीज। ये दो डिसीजेस हमें अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं गैस्ट्राइटिस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय gastritis? The term gastritis is commonly employed for any clinical condition with upper abdominal discomfort. मतलब क्या हो रहा है कि अगर पेशेंट आता है कि मुझे अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है या अपर अब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो सबसे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके दिमाग में आना चाहिए कि वेदर द पेशेंट इज हैविंग गैस्ट्राइटिस और नॉट। ओके, ठीक है, गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन होता है, बहुत कॉमनली आपकी ओपीडी में इसके पेशेंट्स आपको दिखेंगे। तो अगर वो अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ आता है तो हो सकता है उसको गैस्ट्राइटिस हो। ठीक है, बहुत दूसरे भी कारण होते हैं अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के, लेकिन कॉमन कॉज इज गैस्ट्राइटिस। एक और कॉज जो आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है कि अगर पेशेंट अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में आता है, और एक कंडीशन जो कि आपको रूल आउट ज़रूर करनी है, ताकि क्योंकि वो कंडीशन एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है। ठीक है, अगर वो अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ आता है तो आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक भी रूल आउट करना है। कॉमनली हार्ट अटैक चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। पेशेंट आता है कि मुझे सिवियर चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ एक अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ भी प्रेजेंट करता है। कौन सी कंडीशन? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसलिए आपको हमेशा गैस्ट्राइटिस का डायग्नोसिस बनाने से पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में भी एक सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें आपको ईसीजी अगर आप निकालते हो तो उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं तो फिर वो कंडीशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोस कर लेती है। लेकिन अब आप हमेशा ये याद रखिए कि अगर अपर डिस्कम्फर्ट के साथ आता है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ, तो गैस्ट्राइटिस आपको रूल आउट करना है। Gastritis is a condition of great importance due to its relationship with the peptic ulcer and gastric cancer. ठीक है, ये टर्म और ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर समझिए पेशेंट को बार बार गैस्ट्राइटिस हो रहा है, ठीक है, कोई कॉज हो सकता है, इधर वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो गया या फिर हो सकता है कि उसको NSAIDs की वजह से वो गैस्ट्रिक अल्सर या फिर गैस्ट्राइटिस हो रहा है। क्योंकि गैस्ट्राइटिस, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ गैस्ट्राइटिस या तो पेप्टिक अल्सर बना देते हैं, या तो जो गैस्ट्राइटिस इज नथिंग बट योर इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, उसमें एक्चुअल अल्सर नहीं हो रहा है। तो अगर अल्सर डेवलप हो गया है तो उसका प्रिकर्सर है गैस्ट्राइटिस। तो बहुत बार गैस्ट्राइटिस होने के बाद पेशेंट को पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, और अगर उसको भी हम ट्रीट नहीं करते हैं तो लास्ट में वो गैस्ट्रिक कैंसर भी बन सकता है। इसलिए हमें गैस्ट्राइटिस को अच्छे से डायग्नोज भी करना है और ट्रीटमेंट भी करना है। ठीक है, सो गैस्ट्राइटिस को अगर हम देखें तो वो दो टाइप के होते हैं, एक तो एक अक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। ठीक है, तो अगर हम गैस्ट्राइटिस देखें, इट इज ऑफ टू टाइप्स, अक्यूट एंड क्रॉनिक। अब हम देख लेते हैं कि अक्यूट गैस्ट्राइटिस का रीजन क्या है और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का रीजन क्या है। अगर आप अक्यूट गैस्ट्राइटिस को देखोगे तो कॉमन कॉज फॉर अक्यूट गैस्ट्राइटिस इज द एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ठीक है, H. pylori is the causative agent of acute gastritis। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है acute gastritis के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए H. pylori इन्फेक्शन। ठीक है, अदर कॉजेज कौन से हैं गैस्ट्राइटिस के, acute gastritis के? इट कैन बी अदर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड पैरासाइट्स ऑल्सो। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी acute gastritis को रिजल्ट करते हैं। ठीक है, और तीसरा अक्यूट नॉन इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस, मतलब पेशेंट को अक्यूट गैस्ट्राइटिस हो रहा है लेकिन वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, नॉन इन्फेक्टिव गैस्ट्राइटिस है। अक्यूट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर उसको सब सिम्टम्स लेस देन 2 वीक्स का है, ठीक है, तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे
एक्यूट गैस्ट्राइटिस में। और अगर सिम्टम्स मोर देन 3 वीक्स का है, ठीक है, तो हम उसको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। अक्यूट और क्रॉनिक हम ड्यूरेशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को पहली बार अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हुआ और वो उसका पीरियड जो है वो 2 हफ्ते से अंदर है, तो आप उसको अक्यूट गैस्ट्राइटिस बोल सकते हो, ठीक है। और अगर उसका सिम्टम मोर देन 3 वीक्स है तो उसको हम क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, ठीक है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। पहला है टाइप ए। टाइप ए क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इज बेसिकली एन ऑटो इम्यून पैथोलॉजी। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, जो हमारी स्टमक होता है, स्टमक में मैंने जब फिजियोलॉजी में बताया होगा कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे स्टमक के अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं, ठीक है, चीफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। अब ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी एक तरह का इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है ना, बॉडी क्या करती है एक्चुअली, जो हमारे बॉडी के एंटीजेंस हैं या फिर कोई जो सेल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैराइटल सेल्स या चीफ सेल्स, तो ये बॉडी क्या करती है, इन इन सेल्स को या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल एंटिटीज हैं उसको वो बाहर का समझ लेती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो समझ लेती है कि कोई बाहर वाला बैक्टीरिया या बाहर का सब्सटेंस है, ये सेल्स जो हैं वो बाहर के हैं, तो अगर कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर बाहर की आती है तो उसके खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स बन जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि उस चीज़ को वो एलिमिनेट करना चाहती है। फॉर एग्जांपल, हमारे अंदर कोई वायरस चला गया या कोई बैक्टीरिया चला गया, तो बॉडी क्या करती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक रिएक्शन रिस्पॉन्स बोलते हैं, या रिएक्शन या रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसकी वजह से वो उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है। ये हमने इम्यूनिटी में भी पढ़ा था, ठीक है। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से वो बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। या फिर कोई भी आउटसाइडर से जो भी चीज़ बाहर से आ रही है वो बॉडी उसको डिटेक्ट करती है और उसको ख़त्म कर देती है। बट ऑटो इम्यूनिटी में क्या हो जाता है, बॉडी क्या करती है, अपने ही सेल्स को वो बाहर का सेल समझ लेती है और उसके खिलाफ अपना एक इम्यून रिस्पॉन्स वो कर देती है, स्टार्ट कर देती है। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज सेल्स हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो ये है टाइप ए गैस्ट्राइटिस, जो कि हम ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। टाइप बी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एच पाइलोरी की वजह से होता है, ठीक है। एच पाइलोरी, यहाँ पे अक्यूट गैस्ट्राइटिस में भी एच पाइलोरी रिस्पॉन्सिबल है और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में भी एच पाइलोरी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। टाइप ए बी में दोनों तरह का होता है, मतलब ऑटोइम्यून पैथोलॉजी भी है और इन्फेक्टिव पैथोलॉजी भी है, ठीक है। चौथा जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस। अब ये रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है हमारे स्टमक में एसिड का जनरेशन होता है, मतलब एसिड इज देयर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। अब यही एसिड बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस आपका रिफ्लक्स हो जाता है। रिफ्लक्स मतलब वो अच्छे से खाने को डिजोल्व नहीं कर पाता है और अंदर ही अंदर जो एसिड है वो अंदर स्टमक की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसकी वजह से ये रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस हो जाता है, ठीक है। और पांचवा है मिसलेनियस फॉर्म्स, ठीक है। मिसलेनियस फॉर्म आपको उतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी और केमिकल गैस्ट्राइटिस आपको याद रखना है। तो ये होते हैं दो तरह के गैस्ट्राइटिस, अक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अक्यूट गैस्ट्राइटिस लेस देन 2 वीक्स में प्रेजेंट करता है और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस मोर देन 3 वीक्स में प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये होता है आपके अक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं अक्यूट गैस्ट्राइटिस के ईटियोपैथोजेनेसिस में, मतलब उसका रीजन क्या है, किस वजह से ये अक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है। अब अक्यूट गैस्ट्राइटिस हम देखें तो ट्रांजिएंट अक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टमक, मेनली द म्यूकोजा, ठीक है। अक्यूट गैस्ट्राइटिस ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब अगर वो थोड़े समय के लिए रहता है, अगर हमने उसको ट्रीट कर दिया या फिर जिसकी वजह से वो गैस्ट्राइटिस हो रहा है उस एजेंट को हमने बाहर कर दिया तो वो नॉर्मल हो जाता है, तो इट इज ट्रांजिएंट, इट इज अक्यूट, ओके। अक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टमक, मेनली द म्यूकोजा।
तो म्यूकोजा लाइनिंग, जैसे मैंने बताया, ये स्टमक है और इसकी जो लाइनिंग होती है, इसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो हम उसको अक्यूट गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। अब ये होता क्यों है? व्हाट इज द ईटियोपैथोजेनेसिस? ईटियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि उसके कारण क्या हैं, किस वजह से ये गैस्ट्राइटिस हो रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स। ये सबसे कॉमन कॉज है गैस्ट्राइटिस का। अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हो, हाईली स्पाइसी फूड कंज्यूम कर रहे हो, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हो, अगर आपको माल न्यूट्रिशन है, या फिर आप अच्छे से हैवी स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये जो आपकी पर्सनल हैबिट्स हैं और ये डाइट है, ये सबसे कॉमन कॉज है गैस्ट्राइटिस का। इसलिए हम बताते हैं कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए, एक्सेसिव स्मोकिंग नहीं करना है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें जब हम अपने अंदर लेते हैं तो ये चीज़ें गैस्ट्राइटिस करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि अल्कोहल भी एक तरह का करोजिव सब्सटेंस है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो, तो वो अंदर की जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय करेगा या फिर उसमें गैस्ट्राइटिस कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा स्पाइसी फूड भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि स्पाइसी फूड भी अंदर गैस्ट्राइटिस करता है। तो कॉमन कॉजेज डाइट एंड पर्सनल हैबिट्स। ओके, सो हाईली स्पाइसी फूड, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, हैवी स्मोकिंग, माल न्यूट्रिशन, दीज आर द कॉजेज फॉर योर एक्यूट गैस्ट्राइटिस। दूसरा कॉज है इन्फेक्शंस। अब कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं जो आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया जो आपको गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं वो हैं डिफ्थीरिया, साल्मोनेला टाइफी, जिससे हमें टाइफॉइड होता है, निमोनिया, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। ये और बैक्टीरियाज हैं जो हमें गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं। ठीक है, गैस्ट्राइटिस उसकी वजह से हो सकता है। फिर हम देखते हैं इन्फेक्शंस में, वायरल इन्फेक्शन भी आपको गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं। कौन कौन से वायरल इन्फेक्शंस हैं जो गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं? वायरल हेपेटाइटिस। ओके, वायरल हेपेटाइटिस जैसे HBsAg, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये भी आपको गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकते हैं। फिर इन्फ्लुएंजा वायरस भी कॉज कर सकता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये सब वायरल इटियोलॉजी है जिसकी वजह से हमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ डाइट और पर्सनल हैबिट्स, ये दो इन्फेक्शंस जिसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस आते हैं। और तीसरा कॉज है ड्रग्स, मतलब मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से हमारा गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि कभी कभी डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि ये टैबलेट आप खाना खाने के बाद लो, ये टैबलेट आप खाना खाने से पहले लो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कॉमनली इसलिए बोला जाता है, एक तो है टैबलेट का अब्जॉर्प्शन, कि कोई खाना खाने की, जब हम खाने से पहले लेते हैं उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, कोई टैबलेट्स का खाना खाने के बाद अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। लेकिन मेन कॉज जो अगर हम बताते हैं कि आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद क्यों लो टैबलेट्स, क्योंकि कोई कोई टैबलेट्स या फिर कोई कोई ड्रग्स जो हैं वो आपको गैस्ट्राइटिस करते हैं, क्योंकि जब आप खाओगे तो टैबलेट या फिर मेडिकेशंस स्टमक के थ्रू ही नीचे जाती है। ठीक है, दैट मे कॉज गैस्ट्राइटिस। तो ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कॉमनली गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं? जिससे मैंने बताया NSAIDs, जो पेन किलर्स हैं। ओके, ऑल दीज पेन किलर जो हम बहुत कॉमनली लेते हैं, आपने देखा होगा, आप OPD में भी देखोगे कि हर दूसरा तीसरा बंदा दर्द के लिए कुछ ना कुछ टैबलेट्स ले रहा है, बोलता है मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है। तो और ख़ासकर जो एज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एल्डरली इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको बहुत सारा कुछ दर्द होते रहता है, तो वो ऐसे ही पैरासीटामॉल या फिर डाइक्लोफिनेक, कुछ ना कुछ पेन किलर खाते रहते हैं। अब यही होते हैं NSAIDs ड्रग्स। ओके, और ये NSAIDs कॉमनली कॉज करते हैं आपको गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस। साथ साथ एस्पिरिन, एस्पिरिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। तो ये हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस के कॉजेस, एक तो डाइट और पर्सनल हैबिट्स, इन्फेक्शंस, और फिर ड्रग्स। ओके, चौथा कॉज है केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स। कौन कौन से एजेंट्स हैं जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है? अगर आप कॉस्टिक सोडा, फिनॉल, लाइजॉल या फिर कोई भी ऐसा एसिड पी लेते हो जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाए, उसको हम बोलते हैं केमिकली इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस।
आप अपनी प्रैक्टिस में देखोगे कि बहुत लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ फिनाइल पी लिया या फिर कुछ एसिड पी लिया, ओके। अब ये एसिड और ये फिनाइल जो भी है एक तरह का एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। अब केमिकल कंपाउंड क्या करता है, अब जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स कोई पी लिया तो वो क्या करेगा, जाके अंदर की जो लेयर है स्टमक की उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर उसमें गैस्ट्राइटिस कर देगा, ठीक है। तो जो ये केमिकल सब्सटेंसेस जो कंज्यूम कर लेते हैं उसमें भी गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है। फिर ये सबसे कॉमन कॉज है, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन नहीं, इंपॉर्टेंट कॉज है, ठीक है। सिवियर स्ट्रेस, आपने देखा होगा जब भी आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत टेंशन में हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, कोई आपका कोई इंटरव्यू है, ठीक है, तब आपको लगता है कि हम कुछ खाएं ना, हमारे पेट में कुछ जलन हो रही है, ठीक है, वो होता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, ओके। सिवियर स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल इमोशनल फैक्टर्स लाइक शॉक, एंगर, एंगर मतलब गुस्सा आना, ठीक है, रिसेंटमेंट, ओके, extensive burns, trauma and surgery also will lead to acute gastritis. For example, आपका कुछ हिस्सा जल गया, कोई हाथ जल गया आपका या फिर कोई पार्ट ऑफ द बॉडी जल गया, तो उससे भी आपका गैस्ट्राइटिस होता है। सिवियर स्ट्रेस आपके दिमाग में है तो भी वो क्या करता है, गैस्ट्राइटिस में प्रिडोमिनेंटली जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपके स्ट्रेस की वजह से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है आपके पेट में, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर की म्यूकोजा को डैमेज करता है, ठीक है, उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस कंडीशंस में भी हम देखते हैं कि हमारे अपर एब्डोमिनल पेन हो रहा है या फिर हमें गैस्ट्राइटिस लग रहा है। तो ये सब रीजंस हैं अक्यूट गैस्ट्राइटिस के। इसमें कॉमन आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ड्रग्स हैं NSAIDs बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेवल ऑफ स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब गैस्ट्राइटिस में दिखता क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल गैस्ट्राइटिस को हम डायग्नोस कैसे करते हैं, ठीक है। अगर एक तो है सिम्टम्स के, अगर पेशेंट्स को ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम गैस्ट्राइटिस डायग्नोस करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हम करते हैं वो है एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी भी एक मोडालिटी है जिसकी वजह से हम गैस्ट्राइटिस को डायग्नोस करते हैं। एंडोस्कोपी में क्या होता है, हमारा एक ट्यूब होता है जो कि कैमरा के साथ होता है, वो हम क्या करते हैं, जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो भी फिजिशियंस होते हैं, वो चीज़ वो कैमरे के साथ ट्यूब अंदर डालते हैं हमारे मुंह से, और वो अंदर जब स्टमक में जाते हैं तो वो स्टमक को विजुअलाइज करते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। एक स्क्रीन होती है तो उस पर वो विजुअलाइज करते हैं, उसमें अगर इन गैस्ट्राइटिस के फीचर्स दिख रहे हैं तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको बताता है कि आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अगर वहाँ से हमने कोई टुकड़ा निकाल लिया, बायोप्सी ले ली, अगर हम कोई भी बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी का मतलब क्या होता है, जिस हिस्से में हमें डाउट लग रहा है कि गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो हम उसकी थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के फिर हम पैथोलॉजी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, और वहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो अपनी स्लाइड देखता है, वो स्लाइड बना के अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है, तो उसमें माइक्रोस्कोप में उसको दिख जाता है कि एडिमा दिखेगा उस एरिया में, और अगर गैस्ट्राइटिस है तो न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि गैस्ट्राइटिस इज नथिंग बट इन्फ्लेमेशन, तो न्यूट्रोफिल्स आर द सेल्स विच आर एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ओके। सो न्यूट्रोफिल्स दिख जाएंगे उसको, तो अगर एडिमा और न्यूट्रोफिल्स उसको दिख जाते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो गैस्ट्राइटिस ही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एंडोस्कोपी इज द मोडालिटी बाय विच वी कैन एक्चुअली डायग्नोस कन्फर्मेटिवली के वो गैस्ट्राइटिस है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गए कॉजेस, ये हो गया उसके माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स। आई होप आपको अक्यूट गैस्ट्राइटिस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अक्यूट गैस्ट्राइटिस का हमने इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ लिया, उसके कॉजेज हमने अच्छे से पढ़ लिए, और फिर हम उसको डायग्नोस कैसे करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की तरफ। अब ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या है? अक्यूट गैस्ट्राइटिस जैसे मैंने आपको बताया सिम्टम्स आर फॉर लेस देन 2 वीक्स। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस मीन्स इसका सिम्टम्स मोर देन 3 वीक्स से होते हैं, ठीक है, ओके। अब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या है? इट इज अ कॉमनेस्ट हिस्टोलॉजिकल चेंज ऑब्जर्व्ड इन बायोप्सीज फ्रॉम द स्टमक, ओके। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस भी हमारा एक तरह से बायोप्सी से ही हम डायग्नोस कर सकते हैं। कंफर्मेशन हम बायोप्सी से ही कर सकते हैं। बायोप्सी कैसे लेते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी एक तरह का ट्यूब होता है, उसके साथ साथ हम नीचे मुंह के अंदर से उस ट्यूब को डालते हैं, हम पेट के अंदर जाते हैं,
पेट का हम अंदर विजुअलाइज करते हैं और जहाँ से हमें लग रहा है कि यहाँ पे गैस्ट्राइटिस हो रहा है, वहाँ से हम एक टुकड़ा निकाल के बायोप्सी करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इज डायग्नोज्ड ऑन बायोप्सी, ओके। और कॉमन फाइंडिंग होती है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की, ओके। जैसे हमने देखा कि अक्यूट गैस्ट्राइटिस में न्यूट्रोफिल्स दिखते हैं, उसी तरह क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में हमें लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, ओके। लिम्फोसाइट्स आर सेल्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ओके। कहीं भी अगर हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो कॉमनली कौन सा सेल हमें दिखता है? लिम्फोसाइट्स, ये याद रखिए। अगर कोई अक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो कॉमनली एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल जो दिखेगा वो है न्यूट्रोफिल, ओके। ये आप जनरली अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर कोई भी आप पैथोलॉजी की रिपोर्ट पढ़ रहे हो, उसमें लिखा है न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन या फिर लिखा है लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन। न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मतलब हम एक अक्यूट पैथोलॉजी की तरफ अपना दिमाग लगा सकते हैं कि वो अक्यूट पैथोलॉजी की वजह से है। और अगर हम लिम्फोसाइट्स देख रहे हैं तो वो क्रॉनिक पैथोलॉजी है, ठीक है। तो उसी तरह क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हम बायोप्सी में डायग्नोस कर सकते हैं और कॉमनली हम लोग लिम्फोसाइट्स देखेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस? वन इज रिफ्लक्स ऑफ डिओडिनल कंटेंट्स इनटू द स्टमक। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है कि आपको पता है ये हमारा स्टमक है, ठीक है, वो कंटिन्यू होता है डिओडिनम से, ठीक है। अब ये जो डिओडिनम है, डिओडिनम में भी सेक्रीशंस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि डिओडिनम में भी सेक्रीशंस होते हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारा डिओडिनल सेक्रीशंस जो होते हैं वो अगर रिफ्लक्स होके फिर से उनको डिओडिनम में ही रहना है लेकिन किसी कारणवश वो स्टमक में चले जाते हैं, तो ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं, ठीक है। सो रिफ्लक्स इज द उल्टा होना, मतलब सेक्रीशंस जो डिओडिनम में रहना चाहिए वो नीचे जाएंगे लेकिन वो ऊपर चले जाते हैं, तो रिफ्लक्स हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स ऑफ डिओडिनल कंटेंट्स इनटू द स्टमक इज वन ऑफ द कॉज फॉर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। फिर आता है इन्फेक्शन विद एच पाइलोरी। अगेन एच पाइलोरी जैसे आप अक्यूट गैस्ट्राइटिस कर रहा है, उसी तरह क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस भी एच पाइलोरी की वजह से होता है, ठीक है। देन एसोसिएटेड डिसीजेस ऑफ स्टमक एंड डिओडिनम सच एज गैस्ट्रिक और डिओडिनल अल्सर। अगर ऑलरेडी पेशेंट को डिओडिनल अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर मतलब स्टमक में अल्सर होना, डिओडिनल अल्सर मतलब डिओडिनम में अल्सर होना, तो इसकी वजह से भी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया ऑटो इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में ऑटो एंटीबॉडीज टू द पैराइटल सेल्स, ओके। देयर आर सर्टेन एंटीबॉडीज विच आर अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स, जो कि पैराइटल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, उसकी वजह से भी ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो वन इज रिफ्लक्स ऑफ डिओडिनल कंटेंट्स, मतलब वो जो डिओडिनम के कंटेंट्स हैं वो स्टमक में जा रहे हैं, इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो रहा है। दूसरा एच पाइलोरी की वजह से हो रहा है। तीसरा डिओडिनल अल्सर है या गैस्ट्रिक अल्सर है, उसकी वजह से क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो रहा है। और चौथा है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, ओके। तो ये हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के कॉजेस। अब एक सिंपल डायग्राम है जो कि पैथोलॉजिस्ट आपको जो रिपोर्ट देता है वो किस बेसिस पे बोलता है कि ये गैस्ट्राइटिस है। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपका म्यूकोजल लाइनिंग है, ये आप जो देख रहे हैं ये पूरी म्यूकोजल लाइनिंग है और यहाँ पे ये कॉलमनार सेल्स हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे थोड़े से आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, और ये होते हैं एच पाइलोरी, ठीक है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया। और अगर हमने जो बायोप्सी निकाली है उसमें इस तरह के बैक्टीरिया हमें दिख जाते हैं बायोप्सी पे, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो गैस्ट्राइटिस है ये एच पाइलोरी की वजह से है। तो वी कैन एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट द एच पाइलोरी इन द बायोप्सीज, इसलिए एंडोस्कोपी करके बायोप्सी लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये एच पाइलोरी की वजह से ही गैस्ट्राइटिस हो रहा है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं ये जो है ये सेल्स कौन कौन से हैं, ये सेल्स जो है ये पूरे लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, जैसे मैंने आपको बताया था ये सब लिम्फोसाइट्स हैं। अगर लिम्फोसाइट्स हैं तो ये हुआ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो ये जो अगर हमें बैक्टीरिया भी दिख रहे हैं और
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के सेल्स भी दिख रहे हैं, तो हमारा डायग्नोसिस हो जाता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो हमारा डायग्नोसिस हो जाता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। ये एक डायग्रामेटिक व्यू है जो कि पैथोलॉजिस्ट देख के आपको डायग्नोसिस देता है, ठीक है। इसी तरह ये भी यहाँ पे जो ये सब आपको दिख रहे हैं, ये भी एच पाइलोरी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। और ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, एक्चुअली ये होता है स्पेशल स्टेन, ओके। ये स्पेशल स्टेन करते हैं, ठीक है। जो भी हमने बायोप्सी ली, जो बायोप्सी लेते हैं उसको कॉमनली हम एक स्टेन करते हैं, पैथोलॉजिस्ट एक स्टेन करता है, उसका नाम है HNE स्टेन, हेमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन, जो कि इस तरह से दिखता है, इन दोनों की तरह दिखता है, ठीक है। कोई कोई स्टेन होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पेशल स्टेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एच पाइलोरी को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करना है, या हम बोल सकते हैं एच पाइलोरी उस स्टेन को बहुत अच्छे से अपने अंदर लेता है, तो अगर हमने वो स्टेन में अगर हमें वो एच पाइलोरी दिख गया तो वो कन्फर्मेटरी है कि उसकी वजह से ही गैस्ट्राइटिस हो रहा है। तो ये एक स्पेशल स्टेन है जिसका नाम है जिम्सा स्टेन, याद रखिएगा, जिम्सा स्टेन। तो अगर हम जिम्सा स्टेन करते हैं तो हमें अच्छे से बैक्टीरिया यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया हैं। तो ये अगर जिम्सा स्टेन में हमें दिख जाता है तो ये कन्फर्मेटरी हो जाता है कि ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। तो दिस इज हाउ वी डायग्नोज क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। हमने क्या किया, एंडोस्कोपी करी, एंडोस्कोपी से हमें जिस रीजन में हमें लग रहा है कि वहाँ गैस्ट्राइटिस है उससे हमने एक टुकड़ा निकाला, टुकड़ा निकाल के हमने पैथोलॉजी के लिए भेजा। पैथोलॉजिस्ट ने ये सब देखा, स्लाइड बना के, उनको एच पाइलोरी बैक्टीरिया दिखे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दिखा, और अगर स्पेशल स्टेन किया तो भी उनको एच पाइलोरी दिखा। तो इससे हम प्रॉपरली क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम लोग डायग्नोस करते हैं। आपको इसी तरह से सोचना चाहिए कि अगर सिम्टम्स हैं, किसी को पेट दुख रहा है, पेट हो रहा है, आपका सस्पिशन है कि ये गैस्ट्राइटिस हो सकता है, कौन सा गैस्ट्राइटिस है, उसके लिए हम इस तरह से जांच करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, ओके। अब इससे हम थोड़ा सा ये जो टेबल है या फिर ये फ्लो चार्ट है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हमें डायग्नोस क्यों करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन ही है, ठीक है। तो हमें डायग्नोज क्यों ही करना है, क्योंकि एच पाइलोरी को अगर हम डायग्नोज नहीं करते हैं तो अगर ये कंटिन्यूसली आफ्टर मंथ्स इट विल कॉज क्रॉनिक एच पाइलोरी इन्फेक्शन और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है, ठीक है। और फिर भी अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है एंट्रल और अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, जिसकी वजह से ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं। अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है और अगर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो 3 से 6 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पेशेंट को ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें एच पाइलोरी का डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ट्रीट नहीं किया, उसको हमने एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, एंट्रल और अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, और 3 से 6 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसको अल्सर हो जाए, ठीक है। अभी तो वो गैस्ट्राइटिस था लेकिन अल्सर हो, अल्सर मतलब वहाँ पे एक जो एपिथेलियम है वो निकल जाएगा, ठीक है, जैसे हमारे माउथ में अल्सर हो जाता है, ठीक है। तो 3 से 6 टाइम चांसेस हैं कि ज़्यादा आपको ड्यूडेनल या पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगर फिर भी हम ट्रीट नहीं करते हैं तो एक गैस्ट्राइटिस होता है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, और अगर ये एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो गया तो ये 3 से 6 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो जाएगा, ठीक है। उसको कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक हो जाएगा, और वो एक मैलिग्नेंसी है, वो एक कैंसर है, ठीक है। फिर उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गैस्ट्राइटिस को ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस के बाद अगर वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी बन सकता है, 3 से 6 टाइम चांसेस हैं कि उसको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है। इसलिए हमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन ट्रीट करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन ट्रीट नहीं करोगे तो फिर लिम्फोमा भी होने के चांसेस हैं। 6 से 50 टाइम चांसेस हैं कि उसको लिम्फोमा भी हो जाएगा, वो भी एक तरह की कैंसर है, एक तरह का मैलिग्नेंसी है। तो आप समझ रहे हो, इसलिए डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो अभी आपको जैसे आपका अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, उसको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसका प्रॉपर हमें डायग्नोसिस करना चाहिए और उसका फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी हो सकता है, लिम्फोमा भी हो सकता है और अल्सर भी हो सकता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग द एच पाइलोरी इन्फेक्शन। तो आप समझ में आ रहा है ना आपको कि अगर आपको डायग्नोसिस सही होता है तो आप उसका मैनेजमेंट सही से कर सकते हो। ओके, अब हमने गैस्ट्राइटिस अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, गैस्ट्राइटिस जो कि हमारे अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया का एक पार्ट था। अब हम आते हैं अक्यूट पेप्टिक स्ट्रेस अल्सर्स। अब हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर्स या पेप्टिक अल्सर डिसीज। ओके, पेप्टिक अल्सर डिसीज में भी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अक्यूट पेप्टिक अल्सर्स। ओके, जैसे नाम में मैंने लिखा है स्ट्रेस, सो ये स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होते हैं पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है। सो अक्यूट पेप्टिक अल्सर्स और स्ट्रेस अल्सर्स, उस पे ही मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, स्ट्रेस अल्सर्स। ओके, स्ट्रेसिंग ऑन स्ट्रेस अल्सर्स। ओके, they are multiple small mucosal erosions seen most commonly in the stomach but occasionally involving the duodenum। तो ये जो अक्यूट पेप्टिक स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं ये स्टमक या फिर डिओडिनम में पाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसका मेन ईटियोलॉजी या ईटोपैथोजेनेसिस है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ओके, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से होता है। कोई भी हम अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। तो आप समझ रहे हो ना, स्ट्रेस इसलिए आपको बोला जाता है कि आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रेस आपको अल्सर दे सकता है। अल्सर के बाद वो अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो वो आगे चल के गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस भी ट्रीट नहीं हुआ तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी हो सकता है। वो सिंपल आपका स्ट्रेस कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज द कॉमनेस्ट कॉज। फिर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे आपको कोई सिवियर ट्रॉमा हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया या बर्न्स हो गए, तो इनकी वजह से भी हमारे पेट में या फिर डिओडिनम में हमारे अल्सर्स हो सकते हैं। और अगर बर्न्स की वजह से अल्सर्स होते हैं हमारे पेट में या डिओडिनम में, उनको हम बोलते हैं कर्लिंग्स अल्सर। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कर्लिंग्स अल्सर। कर्लिंग्स अल्सर्स आर दोज अल्सर्स विच आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ बर्न्स। ओके, अगर हमारे कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी बर्न हो गया, उसकी वजह से हमारे पेट में अल्सर्स हो सकते हैं या ड्यूडेनम में अल्सर हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्लिंग्स अल्सर, CURLINGS, कर्लिंग्स अल्सर, ठीक है। फिर अक्यूट पेप्टिक स्ट्रेस अल्सर्स इंट्राक्रेनियल लीजन्स की वजह से भी हो सकते हैं। अगर ब्रेन में कोई ना कोई लीजन है, ठीक है, ब्रेन में कोई लीजन है, जैसे ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई और कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से हमारे पेट में भी अल्सर हो सकता है। सो इंट्राक्रेनियल लीजन्स आर आल्सो कॉज फॉर अक्यूट पेप्टिक अल्सर। फिर अगेन ड्रग इनटेक, एस्पिरिन और स्टीरॉइड्स। ओके, देख रहे हैं आप स्टीरॉइड्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एस्पिरिन और स्टीरॉइड्स आप एक्सेसिव क्वांटिटी में लेते हो तो भी आपको अक्यूट पेप्टिक और स्ट्रेस अल्सर्स हो सकते हैं। फिर स्मोकिंग, लो अल्कोहल, कॉफ़ी, इवन कॉफ़ी, increased consumption of coffee can also lead to acute peptic stress ulcers। तो ये सब causes हैं acute peptic stress ulcers के। तो acute peptic stress ulcers हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये acute हैं, less than 2 weeks to 3 weeks इसका presentation होता है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि chronic peptic ulcers क्या होते हैं। अब chronic peptic ulcers में हमें गैस्ट्रिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम क्लिनिकली भी अगर हम पेशेंट के सिम्टम्स को अच्छे से समझ लें तब भी हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है या ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, उसका टाइम मोर देन 3 वीक्स होगा। तो हमेशा ये क्वेश्चन भी आता है आपको कि आपको ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के बीच में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए इंसिडेंस क्या है। इंसिडेंस का मतलब कितने प्रमाण में ये गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर होता है। तो अगर हम ड्यूडिनल अल्सर देखें तो इट इज 4 टाइम्स मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर्स। मतलब अगर कॉमन अल्सर पूछा जाए कि कौन सा कॉमन है गैस्ट्रिक और ड्यूडिनम में, तो ड्यूडिनल अल्सर इज मोर कॉमन। ड्यूडिनल अल्सर होता है 25 से 50 साल के बीच में, और गैस्ट्रिक अल्सर आप देख रहे हो 6th डेकेड, मतलब अराउंड 60 ईयर्स में, ठीक है।
तो अगर कोई बाबा आपके पास आते हैं या फिर कोई एज्ड इंडिविजुअल आता है, मोर देन 60 ईयर्स है, और उसको अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, तो आपका थिंकिंग जाएगा गैस्ट्रिक अल्सर में। लेकिन अगर कोई यंग पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मेरे को अपर अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, मुझे डिस्पेप्सिया हो रहा है, तो आपका पहला दिमाग चलेगा कि वो ड्यूodenal अल्सर हो सकता है। ठीक है, अब ड्यूodenal अल्सर इज मोर कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स। सिमिलरली गैस्ट्रिक अल्सर ऑल्सो इज कॉमन इन मेल्स देन इन फीमेल्स। ओके, तो दोनों अल्सर जो है मेल्स में कॉमन है, फीमेल्स में कॉमन कम है। ड्यूodenal अल्सर का कॉज क्या है, व्हाट इज द इटियोलॉजी? सबसे कॉमन एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा है हाइपर सेक्रीशन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन। मैंने जैसे बताया कि जितना एसिड ज़्यादा सेक्रीट होगा उसकी वजह से अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एसिड का हाइपर सेक्रीशन हो सकता है, पेप्सिन का सेक्रीशन ज़्यादा हो तो भी ड्यूodenal अल्सर हो सकता है। फिर टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहलिज्म, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, ब्लड ग्रुप ओ, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनको चांसेस ज़्यादा है कि ड्यूodenal अल्सर हो। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूodenal अल्सर की इटियोलॉजी। गैस्ट्रिक अल्सर किसकी वजह से होता है? अगेन एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर गैस्ट्राइटिस की वजह से हो, बाइल रिफ्लेक्स की वजह से हो, ड्रग्स लाइक NSAIDs एंड स्टीरॉइड्स, ओके, अल्कोहल और टोबैको। तो ऑलमोस्ट सेम है ड्यूodenal अल्सर के कॉजेस और गैस्ट्रिक अल्सर के कॉजेस। ओके, पैथोजेनेसिस क्या है, किसकी वजह से ये ड्यूodenal अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं? ड्यूodenal अल्सर प्रिडोमिनेंटली होता है हाइपर एसिडिटी की वजह से। हाइपर एसिडिटी, जितना एसिड ज़्यादा होगा उसकी वजह से ड्यूodenal अल्सर होने के चांस हो सकते हैं। और जो अंदर का एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है हमारी स्टमक का या ड्यूodenum का, जो हमारी एसिडिटी को कम रखता है, वो अगर खराब हो जाए तो उसकी वजह से भी ड्यूodenal अल्सर हो सकता है। उसी तरह अगर हम देखेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, ये भी नॉर्मल टू लो एसिड लेवल्स। गैस्ट्रिक अल्सर में ज़रूरी नहीं है कि एसिड लेवल ज़्यादा हो, लेकिन ड्यूodenal अल्सर में एसिड लेवल ज़्यादा मिलता है। ठीक है, हाइपर एसिडिटी इफ प्रेजेंट इज ड्यू टू सीरम, हाई सीरम गैस्ट्रिन लेवल, इसमें गैस्ट्रिन लेवल का ज़्यादा होता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में गैस्ट्रिन ज़्यादा होना की वजह से भी अल्सरेशन हो जाता है। इसमें एसिड HCl, ठीक है, HCl के ज़्यादा होने की वजह से ड्यूodenal अल्सर हो जाता है। ठीक है, चेंजेस क्या दिखते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस ड्यूodenal अल्सर में? कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है ड्यूodenal अल्सर? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूodenum। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर, लेसर कर्वेचर एंड पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, लेसर कर्वेचर कौन सा होता है? ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं। और अगर ड्यूodenum में देखें, ड्यूodenum एक सी शेप्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूodenum इज कॉमन फॉर ड्यूodenal अल्सर। ठीक है, उसी तरह लेसर कर्वेचर एंड पाइलोरिक एंट्रम इज कॉमन फॉर गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, ड्यूodenal अल्सर क्या होते हैं? सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी मतलब एक या दो मैक्सिमम। ठीक है, राउंड टू ओवल होते हैं और इनका पंच्ड आउट लीजन होता है। ठीक है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर भी सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी या मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पैथोलॉजिकल चेंजेस ड्यूodenal अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। तो इससे आपको समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट एज ग्रुप आप ध्यान रखिए। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? एच पाइलोरी दोनों में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे HCl ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे गैस्ट्रिन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्लिनिकल फीचर्स, जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हो कि वो ड्यूodenal अल्सर है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है। ठीक है, अगर आप ड्यूodenal अल्सर में देखेंगे, पेन फूड रिलीफ पैटर्न दिखेगा, और गैस्ट्रिक अल्सर में फूड पेन पैटर्न दिखेगा। ठीक है, ड्यूodenal अल्सर मतलब अगर हम पेशेंट से पूछते हैं कि भाई आप खाना खाने के बाद आपका जो दर्द है वो कम हो जाता है, तो अगर वो बोलता है हाँ मेरा दर्द खाना खाने के बाद कम होता है, तो वो ड्यूodenal अल्सर है। ठीक है, और खाली पेट अगर दर्द होता है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर है। ठीक है, तो फूड पेन रिलीफ पैटर्न ड्यूodenal अल्सर में दिखेगा, मतलब जैसे ही वो खाना खाएगा तो उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा। ठीक है,
पेन होता है, फूड लेते हैं और फिर वो रिलीफ हो जाता है। और खाली पेट अगर पेन हो रहा है और उसका खाना खाने के बाद भी उसका पेन कम नहीं हो रहा है तो वो होता है गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। ड्यूडेनल अल्सर में रात में ज़्यादा पेन होता है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में नाइट पेन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर पेशेंट बोलता है मुझे रात में ही बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। ड्यूडेनल अल्सर में वॉमिटिंग नहीं होती है, बट गैस्ट्रिक अल्सर में वॉमिटिंग होती है। तो अगर पेशेंट बोलता है मेरे दर्द के साथ साथ वॉमिटिंग हो रही है तो आपका डायग्नोसिस गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ जाएगा। अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो वो ड्यूडेनल अल्सर की तरफ जाएगा, ठीक है। मेलिना मोर कॉमन देन हेमेटोमेसिस, हेमेटोमेसिस इज मोर कॉमन इन गैस्ट्रिक अल्सर। मतलब मेलिना का मतलब क्या होता है? ब्लड इन स्टूल्स, और हेमेटोमेसिस का मतलब है ब्लड इन वॉमिटिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि ब्लड इन स्टूल्स, वो जो स्टूल पास कर रहा है उसमें ज़्यादा ब्लड जा रहा है बल्कि उल्टी में ब्लड नहीं है, तो वो ड्यूडेनल अल्सर की तरफ जाएगा। और अगर वो बोलता है कि मैं जब उल्टी करता हूँ, हेमेटोमेसिस मतलब उसमें ब्लड आता है, तो वो गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ जा रहा है। इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको अच्छे से पेशेंट से पूछना है कि आपका वॉमिटिंग हो रही है क्या, आपके स्टूल में ब्लड जा रहा है क्या, ठीक है, या फिर वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है क्या। इससे आप बता सकते हो कि वो ड्यूडेनल अल्सर है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर है। ड्यूडेनल अल्सर में वेट लॉस नहीं होता है, इसमें गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस होता है, ठीक है। नो पर्टिकुलर चॉइस ऑफ डाइट, पेशेंट चूज ब्लैंड डाइट डिवॉइड ऑफ फ्राइड फ्रोजन करीज, क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक अल्सर में ऐसा होता है कि वो कोई भी स्पाइसी चीज़ खाने से डरता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्यूडेनल अल्सर में वो सोचता है कि सब कुछ खा सकता हूँ, लेकिन इसमें वो बोलता है कि मैं कोई ऐसी फ्राइड चीज़ नहीं खा सकता, मैं कोई भी ऐसी तला हुआ नहीं खा सकता या मिर्चे वाला नहीं खा सकता, तो वो गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर आप एग्जामिन करोगे तो ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में बहुत सारा दर्द होगा ड्यूडेनल अल्सर में। और अगर वो गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसको मिड लाइन यहाँ पे दर्द होगा, ओके। अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो उसको यहाँ पे ज़्यादा दर्द होगा। और अगर वो एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, अगर आप दबा रहे हो, तो वो गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से हो सकता है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर यू आर डीलिंग विद अ ड्यूडेनल अल्सर और यू आर डीलिंग विद अ गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। तो इसलिए आपको हिस्ट्री अच्छे से पूछना है, ठीक है। वॉमिटिंग की हिस्ट्री, मेलिना की हिस्ट्री, हेमाटोमेसिस की हिस्ट्री, दर्द कहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, फूड का क्या पैटर्न है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, तो ये आपको पता होना चाहिए और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक डायग्राम है जिसकी वजह से, जिसमें हम दिखा सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, देखिए ये अल्सर है, ठीक है। आप अगर देखोगे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल म्यूकोजा है, देखना कितना अच्छा सा है। फिर बीच में यहाँ पे ये सब एक तरह का फ्लैट हो गया है और इसके नीचे ही बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ चुके हैं। तो ये पूरा फ्लैट हो गया, फिर से ये नॉर्मल है। तो ये हिस्सा है अल्सर, ठीक है। ये हिस्सा आपका अल्सर है। ये हमें पैथोलॉजिस्ट जब अपनी स्लाइड बनाता है तो ये डायग्राम देखने को मिलता है कि ये नॉर्मल म्यूकोजा है, फिर एकदम से ये जो एपिथेलियम है ये एकदम फ्लैट हो गया है, ठीक है। इसमें इसमें और इसमें डिफरेंस आप देख सक रहे हो, ठीक है। तो ये इस हिस्से को हम बोलते हैं अल्सर, ठीक है। दिस माइट बी अ गैस्ट्रिक अल्सर और अ ड्यूडेनल अल्सर। सो दिस इज द डायग्राम शोइंग द अल्सरेशन। सो आई होप दैट आपने अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया आप समझ लिया है। अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया में हमने दो कंडीशंस डिस्कस करी। नंबर एक हमने डिस्कस किया गैस्ट्राइटिस, और नंबर दो हमने डिस्कस किया आपका पेप्टिक अल्सर डिसीज। अब हम दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं जो है नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। जैसे उसका नाम है नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, मतलब नॉन मतलब नहीं, ओके। नॉन मतलब नहीं, मतलब ये जो डिस्पेप्सिया है इसमें अल्सर नहीं पाया जाता है। तो जिस डिस्पेप्सिया में या फिर जिस कंडीशन में अल्सरेशन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल डिस्पेप्सिया।
नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया का अदर नाम क्या है? फंक्शनल डिस्पेप्सिया। देर इज नो क्लियर स्ट्रक्चरल कॉज, इसका कोई एक क्लियर स्ट्रक्चरल कॉज नहीं है। अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया में हमें पता है अल्सर्स की वजह से उसका जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है वो अल्सर्स की वजह से हो रहा है, बट इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चरल कॉज नहीं दिखता है। ये किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस गट हाइपर सेंसिटिविटी, मोटिलिटी प्रॉब्लम्स। मतलब क्या होता है, आपको पता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन और स्टमक है वो एक तरह से मोटिलिटी में रहता है, मतलब खाने को अगर उसको आगे भेजना है तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है या वो स्लो हो जाते हैं तो उसमें ये नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया हो सकता है। गट हाइपर सेंसिटिविटी मतलब हमारा जो स्टमक है या इंटेस्टाइन है वो थोड़ा हाइपर सेंसिटिव हो गया, उसकी वजह से फिर आपको डिस्पेप्सिया हो रहा है। तो गट हाइपर सेंसिटिविटी एंड मोटिलिटी डिसऑर्डर्स या मोटिलिटी प्रॉब्लम्स आर द कॉज फॉर नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। देयर इज ऑल्सो नर्व सेंसिटिविटी, जैसे हाँ गट हाइपर सेंसिटिविटी है उस तरह नर्व्स की भी सेंसिटिविटी है जिसकी वजह से हमारा ये नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर पेशेंट बहुत सारा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत सारे उसका खाना पीना सही नहीं है, ठीक है, उसकी नाइट ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं, वो सही से सो नहीं पाता है, तो ये सब फैक्टर्स भी नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया को ट्रिगर करते हैं। और इसका डायग्नोसिस होता है बाय एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? हमने पूरे अदर कॉजेस को रूल आउट कर दिया कि अल्सर नहीं है और कोई कॉज नहीं है, उसके बाद हम इसका डायग्नोसिस बोलते हैं कि वो नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया की वजह से उसको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है। एंडोस्कोपी अगर आप करोगे तो उसमें भी कोई अल्सर नहीं दिखेगा, नो अल्सर इसमें, इसलिए हम इसको नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया बोल रहे हैं, ठीक है। सिम्टम्स कैसे रहेंगे? वो सिमिलर होंगे, जैसे पोस्ट मील फुलनेस, पेन, ब्लोटिंग, अर्ली सटाइटी, नोजिया, ये सिम्टम्स तो सब सेम होंगे लेकिन इसमें अल्सर नहीं दिखेगा। दैट्स वाई इट इज नोन एज द नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। तो ये आपको नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया के बारे में पता होना चाहिए, ओके। तो हमने दो मेजर टॉपिक्स अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया और नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन ओपीडी में भी आता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज एक कॉमन क्वेश्चन भी है, मेजर क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम में, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, बाउल का मतलब क्या होता है? हम अब इंटेस्टाइन से डील कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इंटेस्टाइन, बाउल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो द टर्म इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज और आईबीडी, ठीक है, आईबीडी बहुत कॉमनली यूज होता है। इट इज यूज्ड टू इंक्लूड टू इडियोपैथिक बाउल डिसीज। वन इज very important, Crohn's disease which is known as the regional enteritis and ulcerative colitis। तो कभी भी कोई पूछे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में कौन कौन से डिसीज आते हैं तो आपको याद रखना है, एक आता है क्रॉन्स डिसीज, ठीक है, जिसको हम रीजनल एंट्राइटिस बोलते हैं, ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। तो आप क्रॉन्स डिसीज का मतलब है रीजनल एंट्राइटिस। एंट्राइटिस का मतलब होता है एंट्रा, एंट्रम या एंट्रा का मतलब होता है इंटेस्टाइन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रीजनल एंट्राइटिस, ओके। और अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस मतलब कोलॉन, कोलॉन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। कोलॉन होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और अगर उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कोलाइटिस, ठीक है। और अल्सरेटिव का मतलब होता है उसमें भी अल्सर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब ये कोलॉन यानी लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। क्रॉन्स डिसीज में रीजनल इंट्राइटिस मतलब एक कोई रीजन है इंटेस्टाइन का उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रीजनल इंट्राइटिस और ये कोलाइटिस। जहाँ भी आइटिस इस्तेमाल होता है कोई भी, जैसे इंट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, जहाँ भी आइटिस लास्ट में लग रहा है उसका मतलब आप वहाँ समझ लो कि वो एक इन्फ्लेमेशन की वजह से है।
इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी है, वो इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे, कुछ कोई ना कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से वहाँ पे आइटिस हो रहा है या फिर कोलाइटिस हो रहा है, एंट्राइटिस हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका आइटिस जहाँ भी आता है आप समझ लो कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। ओमा, ओमा का मतलब जैसे कार्सिनोमा, ओके, यहाँ पे होता है मैलिग्नेंसी, ये हो जहाँ पे भी कार्सिनोमा या सारकोमा, ठीक है, ये लगेगा तो यहाँ पे आप समझ लो यहाँ पे कोई ना कोई हम कैंसर से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको हमेशा याद रखना है, आइटिस जहाँ भी आता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ओमा, कार्सिनोमा या सारकोमा ऐसा बोल रहे हैं तो वो एक मैलिग्नेंसी है या फिर वो कैंसर है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो दो डिसीज आते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में, वन इज क्रॉन्स डिसीज और नोन एज रीजनल एंट्राइटिस या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब इनको भी हम एक टेबुलर कॉलम में पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। तो एक तरफ हम क्रॉन्स डिसीज है और एक तरफ अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन से पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, तो क्रॉन्स डिसीज में हम देखेंगे सेगमेंटल विथ स्किप एरियाज, ओके। तो इसमें सेगमेंटल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इंटेस्टाइन का और इसमें स्किप एरियाज दिखेंगे। अब स्किप एरियाज क्या होते हैं वो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, लेकिन आप ये याद रखो कि क्रॉन्स डिसीज सेगमेंटल एंट्राइटिस है। अल्सरेटिव कोलाइटिस कंटिन्यूअस है विदाउट स्किप एरियाज, तो इसमें क्रॉन्स डिसीज में स्किप एरियाज आ रहे हैं और इसमें स्किप एरियाज नहीं है, ये सेगमेंटल है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब पूरी कोलॉन इन्वॉल्व होती है, सेगमेंटल मतलब पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। कहाँ पे लोकेशन है, कहाँ पे एक्चुअली लोकेटेड है, क्रॉन्स डिसीज टर्मिनल आइलियम और असेंडिंग कोलॉन में पाया जाता है, ठीक है। तो एक सिंपल डायग्राम आप याद रखिए, ठीक है। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका अपेंडिक्स सीकम, ठीक है, यहाँ पे होता है आइलियम और ये आपका रेक्टम, ठीक है, यहाँ पे होता है सीकम, ठीक है, और यहाँ पे होता है आइलियम। इतना आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो क्रॉन्स डिसीज में ये टर्मिनल आइलियम और असेंडिंग कोलॉन, इतना हिस्सा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉमनली रेक्टम, सिग्मॉइड कोलॉन एंड एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स। तो ये आपका रेक्टम है, यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, सिग्मॉइड कोलॉन इन्वॉल्व होगा और ये हिस्सा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्रॉन्स डिसीज यहाँ पे है जो कि राइट साइड ऑफ द अब्डोमेन है, जहाँ पे आपका अपेंडिक्स, सीकम, आइलियम दिखता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस यहाँ पे इन्वॉल्व करता है जहाँ पे रेक्टम है, सिग्मॉइड कोलॉन है और डिसेंडिंग कोलॉन है, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ अल्सरेटिव क्रॉन्स डिसीज एंड लोकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक्सटेंड, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहा है, यूजुअली इन्वॉल्व द एंटायर थिकनेस ऑफ द अफेक्टेड सेगमेंट ऑफ द बाउल वॉल। पूरा सेगमेंट इन्वॉल्व हो जाता है क्रॉन्स डिसीज में और इसमें सिर्फ सुपरफिशियल सेगमेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब यहाँ पे सुपरफिशियल लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे पूरी थिकनेस मतलब जितने भी लेयर्स होते हैं जीआईटी के वो पूरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें सिर्फ सुपरफिशियल लेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब अल्सर्स अगर हम देखेंगे तो क्रॉन्स डिसीज में एक स्पेसिफिक अल्सर आता है जिसका नाम है सर्पिजीनियस अल्सर, मे डेवलप इनटू फिशर्स, ओके। तो क्रॉन्स डिसीज में सर्पिजीनियस अल्सर्स और डीप फिशर्स पाया जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सर्स विदाउट फिशर्स। तो कौन सी कंडीशन में फिशर है, क्रॉन्स डिसीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में फिशर्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें सर्पिजीनियस अल्सर्स हैं और इसमें सुपरफिशियल अल्सर्स हैं, ठीक है। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी जो लेयर होती है कोलॉन की उसमें ही पाया जाता है, दिस इज सुपरफिशियल अल्सर, ओके। सूडोपॉलिप्स एक तरह का एक पॉलीपॉइडल स्ट्रक्चर्स हैं। सूडोपॉलिप्स क्रॉन्स डिसीज में नहीं मिलते हैं बट अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिल जाते हैं, तो दिस इज द डिफरेंस। फिशर्स आपको क्रॉन्स डिसीज में मिलेगा, सूडोपॉलिप्स आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में मिलेगा। फाइब्रोसिस कॉमन इन क्रॉन्स डिसीज बट रेयर इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। फाइब्रोसिस मतलब क्या होता है, जो भी कभी भी इन्फ्लेमेशन होता है ना उसके बाद अगर उसकी हीलिंग हो रही है
तो वो टिश्यू फाइब्रस हो जाता है, एक तरह से टफ टिश्यू बन जाता है, नॉर्मल की तरह नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। और क्रॉन्स डिसीज में ये कॉमन है, फाइब्रोसिस होता ही होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में फाइब्रोसिस नहीं होता है। ठीक है, अब फाइब्रोसिस का मैंने जैसे बताया वो एक टाइट स्ट्रक्चर बन जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपकी इंटेस्टाइन की लेंथ है ना वो डिक्रीज हो जाती है, तो ये लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो देयर इज अ शॉर्टनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। बट यहाँ पे ज्यादा शॉर्टनिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होती है। ठीक है, अब अगर आप माइक्रोस्कोपी देखोगे, माइक्रोस्कोपी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैथोलॉजी के अंदर क्या दिख रहा है, बट आप जो प्रीवियस फीचर्स हैं वो याद रखिए। ठीक है, माइक्रोस्कोपी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। बट किस वजह से हो रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस और किस वजह से क्रॉन्स डिसीज हो रहा है वो देख लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज प्रिडोमिनेंटली इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इम्यूनिटी, इसकी वजह से ये आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज हो रहा है। अब इसमें आप देख सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स हैं, यहाँ पे CD4 लिम्फोसाइट्स आते हैं और यहाँ CD4 T हेल्पर सेल्स, TH1 हेल्पर सेल्स और इसमें TH2 हेल्पर सेल्स। ठीक है, क्रॉन्स डिसीज में TH1 हेल्पर सेल आते हैं और इसमें TH2 हेल्पर सेल्स आते हैं। ठीक है, जो एक एंटीबॉडीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं एनका पी एंटीबॉडीज, पॉजिटिव होती हैं क्रॉन्स डिसीज में, और सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। क्रॉन्स डिसीज में कम पॉजिटिविटी होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना याद रखिए कि इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज हो रहा है। इसके कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोस करना जरूरी है। फिस्टुला फॉर्मेशन, फिस्टुला फॉर्मेशन अकर्स मोर कॉमनली इन केस ऑफ क्रॉन्स डिसीज। फिस्टुला इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होता है। मैलिग्नेंसी या कैंसर कन्वर्जन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्रॉन्स डिसीज में कम चांसेस हैं। मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज्यादा चांसेस हैं, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो जाके कैंसर बन जाएगा, बट क्रॉन्स डिसीज में रेयर चांसेस हैं कि वो आपका कैंसर बनेगा। ठीक है, अगर कार्सिनोमा या कैंसर बनता है तो क्रॉन्स डिसीज में लिम्फोमा बहुत हो सकता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कार्सिनोमा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लिम्फोमा क्रॉन्स डिसीज में और कार्सिनोमा आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ओके, fibrous strictures are common in case of Crohn's disease, whereas it does not occur in ulcerative colitis. ठीक है, तो प्रिडोमिनेंटली अगर हम देखें तो क्रॉन्स डिसीज में एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, दोनों में इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से आपके चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही ये क्रॉन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। आपको डिफ्रेंशिएट इसलिए करना आना चाहिए क्योंकि कहाँ पे वो लोकेटेड है, कौन सा पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन क्रॉन्स डिसीज अफेक्ट कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस कर रहा है, किसमें स्किप लीजन्स होते हैं, किसमें स्किप लीजन्स नहीं होते हैं, किसमें आपका फिस्टुला फॉर्मेशन होता है, किसमें नहीं होता है। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो ये ऐसे दिखता है क्रॉन्स डिसीज। ठीक है, क्रॉन्स डिसीज जैसे मैंने बताया कि ये राइट साइडेड आपके अब्डोमेन में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका असेंडिंग कोलॉन, ये आपकी अपेंडिक्स हो गई, ये आपका आइलियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो ये एक नॉर्मल आइलियम है और फिर ये एकदम से पतला हो गया, और ये देखिए ये पूरा रेड कलर का जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं आपका क्रॉन्स डिसीज का जो इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये पूरा हिस्सा आपका क्रॉन्स डिसीज का है, जिसमें ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ये है सर्पिजीनियस अल्सर्स। ओके, दीज आर सर्पिजीनियस अल्सर्स। ओके, अब कभी कभी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो इन्वॉल्व नहीं हुआ है इसको हम बोलते हैं स्किप एरिया। ठीक है,
इसका मतलब होता है स्किप एरिया, मतलब ये नॉर्मल है, फिर यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये होता है आपका स्किप एरिया। ये होता है आपका इन्वॉल्व सेगमेंट, ओके। और ये आइलियोसिकल जंक्शन है, तो कॉमनली राइट साइड ऑफ द इंटेस्टाइन इट इज इन्वॉल्व, तो ये होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, क्रॉन्स डिसीज, अब ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस, यहाँ पे आपका क्रॉन्स हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अल्सरेटिव हो रहा है। अल्सरेटिव में आप देखिए ये सब जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये सब सूडोपॉलिप्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये सब सुपरफिशियल अल्सर्स है। वहाँ पे आपको सर्पिजीनियस अल्सर्स दिखेंगे, इसमें यहाँ पे सुपरफिशियल अल्सर्स है। और ये देखिए, ये आपका रेक्टम इन्वॉल्व कर रहा है, सिग्मोइड कोलन इन्वॉल्व कर रहा है, डिसेंडिंग कोलन इन्वॉल्व कर रहा है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका मोस्टली लेफ्ट साइड में इन्वॉल्व करता है, ये राइट साइड है इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन क्रॉन्स डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब इसमें एक आपको इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से होता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है प्रिडोमिनेंटली हम इम्यूनिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी की वजह से या इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज होता है, तो इसलिए हम लोग इसमें इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट्स, ठीक है, या फिर हम लोग कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये इम्यूनिटी को सप्रेस करती है और फिर ये जो चेंजेस हैं ये नहीं होते हैं। इनको हमें देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो अल्सरेटिव कोलाइटिस कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो क्रॉन्स डिसीज़ है वो आगे बढ़ के और कॉम्प्लिकेशंस कर देगा, जैसे फिस्टुला फॉर्मेशन, फिशर फॉर्मेशन, ये सब। तो इसलिए हमें इनसे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो एक्चुअल पैथोलॉजी है वो एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है, आपको याद रखनी है। इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को अगर हमें ठीक करना है तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस को हम हॉल्ट कर दें या रोक दें। अगर हम नहीं देते हैं तो आगे मैलिग्नेंसी हो सकती है या फिर कार्सिनोमा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको इन्फ्लेमेटरी बवल डिसीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो जाएगा, इसलिए वो कंडीशन पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्राइटिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरह हम अगर इन्फ्लेमेटरी बवल डिसीज़ को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर आगे हम उस पेशेंट को मैलिग्नेंसी हो सकती है या कार्सिनोमा हो सकता है, इसलिए हमें उसको डायग्नोस करना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इरिटेबल बाउल डिसीज, ओके। अब इरिटेबल और इन्फ्लेमेटरी, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज एकदम अलग है, या इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम अलग है, और इरिटेबल बाउल डिसीज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज डिफरेंट, ओके। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को हम IBS बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, IBD बोलते हैं, ठीक है। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज अ कॉमन क्रॉनिक गट ब्रेन डिसऑर्डर causing recurrent abdominal pain, cramping sensation, bloating sensation, changes in bowel habits, diarrhea, constipation or both, without a visible damage to the digestive system. जैसे हमने नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे अल्सर नहीं है, लेकिन फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स बिल्कुल अल्सरेटिव डिसीज की तरह हैं, अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया की तरह हैं, बट वहाँ पे अल्सर नहीं दिखता है। इसी तरह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी एक तरह का कंडीशन है जिसमें सिम्टम्स तो बहुत रहेंगे, बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं, और ये आपकी OPD में भी बहुत सारे पेशेंट आ सकते हैं, जिसमें पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं पेन में। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है चेंजेस इन द बाउल हैबिट्स। बाउल हैबिट्स का मतलब कभी कभी उसको डायरिया होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। डायरिया का मतलब वाटरी स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशन का मतलब हार्ड स्टूल्स, ओके। तो कभी कभी उसको लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी कभी उसको मोशन ही नहीं होता है, फिर उसको गैसेस बनते हैं, ब्लोटिंग सेंसेशन होता है, लेकिन आप हर चीज़ उसकी वर्कअप कर लेते हो, वहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखता है आपको। GIT ट्रैक्ट में ऐसा कोई लीजन नहीं दिखता है जिसकी वजह से आप बोल सके कि वो उसकी वजह से है, ये सब सिम्टम्स उस कारण की वजह से है। लेकिन
आपको उसको सिम्टम्स वही होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि उसको आईबीएस है या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम, प्रेजेंटिंग सिम्टम इज चेंजेस इन द बाउल हैबिट, ऑल्टरनेटिंग डायरिया कॉन्स्टिपेशन, डायरिया कॉन्स्टिपेशन, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है, ठीक है। ये एक कॉमन सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ऑल्टरनेटिवली मैलिग्नेंसी का भी, कार्सिनोमा कोलॉन का भी, कार्सिनोमा इंटेस्टाइन का भी। लेकिन हम अगर उसको रूल आउट कर लेते हैं और अगर हमें कोई और कॉज नहीं मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर। ओके, फंक्शनल डिसऑर्डर मतलब देर इज हाई नर्व सेंसिटिविटी एंड इरेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन। इरिटेबल बाउल्स डिसीज में क्या हो रहा है कि जो नर्व्स हैं, नर्व्स मैंने आपको पहले भी बताया कि नर्व्स हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ओके, अब इसकी नर्व्स की सेंसिटिविटी की वजह से क्या होता है, जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है या फिर स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से ये पेशेंट को सिम्टम्स आ जाते हैं। सो दैट इज द nerve sensitivity and irregular muscle contraction is the main cause for irritable bowel disease and it is a functional disorder. तो उसके सिम्टम्स मैंने आपको बता ही दिया, abdominal पेन होगा, abdominal bloating और गैस फीलिंग सेंसेशन होगा, altered bowel and bladder habits मतलब constipation, ओके, देन फॉलोड बाय डायरिया, ये आपके सिम्टम्स होंगे, ठीक है। और कभी कभी स्टूल जो आपका पास होता है उसमें म्यूकस आ सकता है। म्यूकस इज नथिंग बट इट्स अ whitish color watery like stools. Okay, so this is the mucus in stool is also an important symptom of irritable bowel syndrome. किसकी वजह से होता है, क्या, what are the causes for irritable bowel syndrome? Okay, problems with the signals between brain and gut. इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जब भी हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, ठीक है। सो देर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड द इंटेस्टाइन और द स्टमक। ओके, अब इसमें जो सिग्नल्स कम्युनिकेट होते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ पैथोलॉजी हो रही है तो उसकी वजह से भी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। सो देर इज अ प्रॉब्लम्स विद द सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द गट। गट माने आपके इंटेस्टाइन, स्टमक, ओके, तो उसको हम बोलते हैं गट। ओके, स्ट्रॉन्गर और वीकर कॉन्ट्रैक्शन इन द इंटेस्टाइनल मसल्स। जो इंटेस्टाइनल मसल्स हैं या तो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या तो बहुत वीकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि स्मूथ मसल भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक में, ठीक है। तो ये जो प्रिडोमिनेंटली स्मूथ मसल्स हैं ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। ओवरली सेंसिटिव नर्व्स इन द गट, अगेन मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व्स भी अगर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए तो भी ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को प्रीडिस्पोज कर सकते हैं। इम्बैलेंसेस इन द गट बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे नॉर्मल बैक्टीरियाज भी हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, ये हमारे कमेंसाल्स हैं, इनको हम बोलते हैं कमेंसाल्स। कमेंसाल्स मतलब ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी पाए जाते हैं और ये कोई डिसीज कॉज नहीं करते हैं, इनकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए जब भी आपको लूज मोशन होता है तो आपको कुछ एक लिक्विड पीने के लिए दिया जाता है या फिर कुछ ऐसा सैशे दिया जाता है जिसमें ये लैक्टोबैसिलस ज़्यादा हों, क्योंकि क्या होता है लूज मोशंस में हमारे जो ये लैक्टोबैसिलस हैं या इंटेस्टाइनल कमेंसाल्स हैं ये हमारा इंटेस्टाइन से चले जाते हैं। उसकी वजह से ना इंटेस्टाइनल कमेंसाल्स का काम है कि ये अच्छे से चीज़ों को अब्जॉर्ब करें, ठीक है, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करें। बट ये कभी कभी क्या होता है, ये गट बैक्टीरियाज जो होते हैं ये हमेशा हमारा जो डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं इसमें इम्बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्यों होता है, फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाने लगते हैं, इसलिए बोला जाता है कि हम हर समय आपको किसी भी छोटे मोटे इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इनका एक्शन बैक्टीरिया के अगेंस्ट होता है, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक्स डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि पेट के बैक्टीरिया नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, वो उनको भी मार देते हैं, ठीक है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अपने नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आपको एंटीबायोटिक्स ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्या करती हैं, ये जो गट बैक्टीरियाज होते हैं ना, इंटेस्टाइन में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं,
अच्छे वाले बैक्टीरिया को वो किल कर देती है। उसकी वजह से फिर हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है। सो इम्बैलेंसेस इन द गट बैक्टीरिया ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगेन स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हर जगह जितने भी हमने आज कंडीशंस डिस्कस किए, जो भी पेट रिलेटेड कंडीशंस हैं, उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि उसको कॉज करता है। इसलिए हमें स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी आपका पेट अच्छा रह सकता है। तो ये नॉर्मल, अगर आपको अपनी डाइजेशन रखनी है तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रखना है, क्योंकि देखिए स्ट्रेस और एंजाइटी आपकी डिस्पेप्सिया भी कॉज कर रही है, अल्सरेशन भी कॉज कर रही है, फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज भी कॉज कर रही है, और इरिटेबल बाउल डिसीज भी कॉज कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर योर IBS। देन फूड इंटॉलरेंसेस, फूड इंटॉलरेंसेस का मतलब क्या है? कोई स्पेसिफिक फूड खाने के बाद आपको ये सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो आपको नोट करना है कि कौन से फूड खाने के बाद मुझे ऐसा सिम्टम हो जाता है, तो वो फूड आपको अवॉइड करना है, वो खाना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो कि कौन सा फूड खाना है, कौन सा फूड नहीं खाना है। सो दीज आर कॉजेज एंड ट्रिगर्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, आपको कॉजेस पता ही हो गए हैं। आपको अच्छे से डाइट लेना है, आइडेंटिफाई एंड अवॉइड द ट्रिगर फूड्स, ओके। जो फूड आपको ट्रिगर करते हैं कि आपका गैस सेंसेशन हो रहा है, ब्लोटिंग सेंसेशन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो वो फूड्स को अवॉइड करिए, वो खाना मत खाइए, ठीक है। इंक्रीज सॉल्युबल फाइबर, स्टे हाइड्रेटेड, ओके। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पानी पीना है आपको, अच्छे से सब्जियां खाना है। सब्जियों में क्या होता है? फाइबर, ओके। ये आपका स्टूल फॉर्मेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका स्टूल अच्छे से फॉर्म होता है तो आपको ये जो जितने भी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं होती हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड द फूड्स विच आर कॉजिंग IBS। फिर आपको अच्छे से फाइबर डाइट लेना है, अपनी पानी ज़्यादा पीना है, और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट करिए, एंजाइटी है तो एंजाइटी का मैनेजमेंट करिए। तो ये सब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से हो जाता है। तो IBS एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है, और अगर आपने IBS को डायग्नोज किया है तो सिंपल स्टेप्स जैसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, या फिर फूड को आइडेंटिफाई करना जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो फूड को अवॉइड करना, ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको IBS में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है। सो द पेशेंट को भी वो बेनिफिट ज़्यादा होता है, इसलिए वो पेशेंट को आपको काउंसलिंग करना है। आप ये खाते हो, उसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स होते हैं, तो वो मत खाइए, ठीक है। अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करिए, अच्छी नींद लीजिए, ठीक है, खाना पीना अच्छा करिए। सो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करेंगे तो भी ये हो जाता है। और कौन कौन से मेडिकेशंस इसमें इस्तेमाल किया जाता है? क्रैम्प्स के लिए हम एंटीस्पाज्मोडिक्स यूज़ करते हैं, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो लैक्सेटिव्स यूज़ करते हैं, अगर वो डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल्स यूज़ करते हैं, और अगर उनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स भी यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह का जो ट्रीटमेंट है, ये एक तरह का कंसोलिडेटेड अप्रोच है, एक चीज़ से नहीं होता है, मल्टीपल चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हमें एक साथ जोड़ के फिर बाद में हम उस कंडीशन को ट्रीट करते हैं। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो आई होप दैट द GIT डिसऑर्डर्स आपको समझ में आ गया होगा। जो आपके सिलेबस में है, जो आपके कंडीशंस आपको पढ़ना है, वो मैंने कोशिश किया है कि उसको अच्छे से डिस्कस कर सकूं। सो एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू वेरी मच।